अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आज के एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन और शेयर का बटन प्रेस कर लें। आइए शुरू करते हैं आज के एपिसोड। मैं जानता हूँ कि तूने मेरी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए स्टैंड लिया है, मगर बलाज मैं ज़िंदगी भर तेरा कर्जदार रहूँगा। कार में बैठने से पहले असद ने बहुत मशकूर अंदाज में इससे कहा। बलाज को लगा कि इसका दिल किसी ने मुट्ठी में जिगड़ लिया हो और तो मुझे कितना हर्ट कर रहा है ये सब कहकर। वो सोचा है। इसने ताज्जुब भरी नज़रों से इसे देखा। वो एक लुटा हुआ शख्स बना खड़ा था। सुबूही बेगम और जुवेरिया बेगम के कहने पर रुखसती भी आज ही की जा रही थी। दानीन बिल्कुल बेजान मूरत बनी पीछे गाड़ी में जुवेरिया बेगम के साथ बैठी थी। रुखसत होते वक्त भी इसकी आंख से एक आंसू नहीं गिरा था। आज वो दुल्हन बनकर रुखसत ही नहीं हो रही थी, बल्कि एक बोझ, एक मजबूरी के तौर पर एक शख्स की ज़िंदगी में शामिल कर दी गई थी, जो इसकी इज़्ज़त का जनाजा अपने एहसानों की बग्गी पर लेकर जा रहा था। नहीं बलाज, मुझे बोलने दे यार, तू मुहाफिज है और आज वाकई इस बात पर खरा उतरा है। मेरी बहन मेरी कुल कायनात है, वो बहुत मासूम है, इसका ख्याल रखना। लहजे में बहुत आजिज़ी और बेबसी थी। बलाज ने इसे अपने सीने से लगा लिया। तो बेफिक्र हो जा, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। इसकी पुश्त को थपक कर दिलासा देखता ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। दिलो दिमाग इस वक्त बिल्कुल खाली थे। ना इधर दानीन हसन थी, ना अदन बशीर, यहाँ तक कि इसे ये भी याद नहीं था कि वो मेजर बलाज जुल्फकार था। आज सिर्फ वो एक माँ का बेटा था, जिसके कहने पर वो एक अनजान लड़की के हकूक हमेशा के लिए अपने नाम करवाया था। मगर अब वो अनजान कहाँ थी? अब सिर्फ वो थी और इसी ने रहना था। बाकी तो सब बहुत पीछे रह गया था। बैंकवेट से अपार्टमेंट का रास्ता बेसमेंट का था और इन बेसमेंट के दौरान गाड़ी में कोई गुफ्तगू नहीं हुई थी। पार्किंग में कार रुकी तो जुवेरिया बेगम और रुदाबा इस साकत वजूद को लेकर नीचे उतर गईं, जबकि इसने कार टर्न करते वापस मेन गेट की तरफ मोड़ ली। जुवेरिया बेगम चाहते हुए भी कुछ नहीं कह सकी थी, क्योंकि जानती थी ये वक्त इनके बेटे के लिए बहुत मुश्किल था। मगर जो हादसा इस मासूम लड़की के साथ हुआ था, इसे बर्दाश्त करना भी आसान नहीं था। घर में दाखिल हुए तो फारहा और सारम पहले ही मौजूद थे। वेलकम दनीन, वेलकम होम दनीन। फारहा पुरजोश अंदाज में आगे बढ़ी और इसे गले से लगा लिया, मगर वो तो अपने हवासों में ही कब थी। बेतासर नज़रों से इसे देखा और नज़रें झुका गई। दनीन, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं कराची अपनी भाभी लेने आई थी। माहौल की सोगवारियत ख़त्म करने के लिए रुदाबा भी चहक कर बोली। चलो चलो शाबाश, अब बच्ची को कमरे में ले जाओ, थक गई होगी। जुवेरिया बेगम ने इसकी खामोशी देखकर प्यार से कहा। हाँ, सारम और मैं भी कब से तुम्हारे फौहर मेजर का कमरा ही सेट करने में लगे थे। फारहा खिलखिलाकर बोली तो रुदाबा ने घूर कर इसे देखा। क्यों पहले ही दिन भाई का इंप्रेशन ख़राब कर रही हो मेरी भाभी के सामने बुराइयां करके? बलाज के कमरे की तरफ ले जाती गुस्से से बोली। अपने दरवाजे तक ही पहुंची थी कि दनीन के कदम वहीं ठहर गए। एक नज़र फारहा को देखा और नज़रों से सर नफ़ी में हिला दिया। अभी इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिस शख्स ने इसका सब कुछ उजाड़ दिया हो इसी की सेज पर सज बैठ जाए। फारहा ने एक नज़र जुवेरिया बेगम को देखा, जो एक दुखी सांस भर कर रह गई थी। ये वक्त दानीन के लिए भी मुश्किल था, इसे भी सब एक्सेप्ट करने के लिए वक्त चाहिए था। और फिर फारहा इसे अपने रूम की जानब लेकर बढ़ गई। रुदाबा ने एक नज़र माँ को देखा, जो खामोश रहने का इशारा करती अपने कमरे की जानब बढ़ गई। वो भी इन्हीं के पीछे हो ली। ये 4 कमरे और एक लॉन्च पर मुश्तमिल जदीद तर्ज का अपार्टमेंट था। बला जब भी कराची आता यहीं स्टे करता था। इसका कोना कोना बलाज जुल्फकार के आला ज़ौक़ की मुंह बोलती तस्वीर था। दनीन, ये लो कपड़े, महीन भाभी कह रही थी वो सुबह तुम्हारा सारा सामान भिजवा देंगी। इसे खामोशी से सोफे पर बैठा देकर फारहा ने मुहातब किया तो वो चूंकि और कपड़े लेकर वाशरूम की जानिब बढ़ गई। फारहा ने फिक्रमंदी से इसे देखा, जो किसी रोबोट की तरह एक्ट कर रही थी। इसने एक नज़र टेबल पर पड़े लवाजमात पर डाली, जो इसी ने तैयार किए थे, समेट कर दराज में डाल दिए। तकरीबन 20 मिनट के बाद सादा सी लाइट फरोजी कमीज शलवार में नहाकर बाहर निकली, आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। मुझे चाय नमाज दे दे। दुपट्टा ओढ़कर इसे देखा। फारहा, जो कब से इसकी हरकत और सकनात देख रही थी, चूं कर सर हिलाया और साइड टेबल से जय नमाज उठाकर इसे दे दी। फिर खुद भी गहरी सांस भरती ड्रेसिंग रूम की जानब बढ़ गई। एक वीरान कफ्स ज़दा कमरे में कैद वो जंजीरों में जकड़ी पड़ी थी। गला प्यास से सूख रहा था। आंखों के गिद्ध हल्के इसके कई रातों से जागने की गमाजी कर रहे थे। वो गम से नढाल बिल्कुल तन्हा किसी कैदी की तरह सिसक रही थी, मगर कोई इसकी आहुजारी सुनने वाला मौजूद ही नहीं था। अचानक उसी की आवाज़ें
خوفناک آوازوں میں تبدیل ہونے لگیں۔ یا اللہ! وہ جھٹکے سے اٹھی اور سائیڈ لیمپ آن کیا۔ پورا چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ یہ کیسا خوفناک خواب تھا۔ ماتھے پر پسینہ پہنچ کر سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ رات کے 1 بج رہا تھا۔ اسلام آباد میں لوگ عموماً 10 بجے تک سو جاتے تھے، لہٰذا اس کی بھی کافی نیند پوری ہو چکی تھی، مگر اس بے مقصد خواب نے اس کے دل میں بے چینی سی پیدا کر دی تھی۔ بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، وضو کر کے تہجد پڑھنے کھڑی ہو گئی۔ بلائی سے بات کیا، آج ایک پورا ہفتہ گزر چکا تھا، مگر اس بار بے چینی کچھ عجیب سی تھی جو اسے ایک پل کے لیے بھی قرار لینے نہیں دے رہی تھی، ورنہ تو وہ پورا مہینہ بھی اس کے اولڈ میسیجز پڑھ کر گزار دیتی تھی، مگر اس بار یہ ایک ہفتہ بہت بھاری گزرا تھا۔ کیا تمہاری یادیں مجھے کم پڑ گئیں جو ان خوفناک خوابوں نے بھی تمہاری جگہ لینے کی جرت کر لی؟ میجر بلاج دعا کے لیے بیٹھے، بہت بے چینی سے سوچا تو 2 آنسو بہت خاموشی سے اس کے گال پر پھسلے تھے، جنہیں جلدی سے پونچھتی سر جھٹک کر دعا میں مشغول ہو گئی۔ رب سے اپنے لیے ڈھیر سارا سکون مانگنے لگی، کیونکہ دلوں کو اطمینان بخشنے والی ذات تو وہ بس وہی ہے۔ ساری رات سڑکیں ناپ کر صبح 4 بجے کے قریب گھر لوٹا تھا۔ کمرے کی جانب بڑھتے بہت سے خدشات دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے، اور سب سے بڑا خدشہ وہ دلہن بنا وجود تھا۔ جتنا وہ اسے جانتا تھا، وہ اتنی آسانی سے تو سب کچھ قبول کرنے والی نہیں تھی، یعنی ایک نیا طوفان اس کے حساب سے ٹکرانے کے لیے منتظر تھا۔ آنکھیں بند کر کے گہری سانس فضا کے سپرد کی اور دروازے کی نوب گھما کر کمرے میں داخل ہوا تو بالکل اندھیرا تھا۔ لائٹس آن کی تو جہاں نئی دلہن کو اس کا منتظر ہونا چاہیے تھا، وہیں بیڈ خالی تھا۔ چند پل وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ بہت شکریہ دنین حسن، جو تم نے اس عذاب سے گزرنے سے مجھے بچا لیا۔ میں بھی تمہارے وجود کو اپنی نظروں کے سامنے برداشت کرنے کا قائل نہیں۔ سر جھٹکتا الماری سے کپڑے نکال کر واش روم کی جانب بیٹھ گیا۔ نینی میری جان، اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھ پھیر کر اٹھانا چاہا تو وہ ہلکا سا کسمسائی اور مندی مندی آنکھوں سے اپنے برابر میں لیٹی مہین کو دیکھنے لگی۔ جب سمجھ آئی تو ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں؟ اپنی کن پٹی دباتے اس کے لبوں پر بس اتنا ہی نکلا تھا، کیونکہ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ تم بھول رہی ہو شاید، دلہن کے گھر والے صبح ناشتہ لے کر آتے ہیں، ہم بھی اسی لیے آئے تھے۔ مسکرا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تو دنین کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیا میں آپ کو دلہن نظر آتی ہوں بھابی؟ دنین بھول جاؤ سب کچھ، آگے بڑھو اور ایکسیپٹ کرو۔ بلاش بھائی بہت اچھے انسان ہیں۔ نہیں سننا مجھے ایک بھی لفظ، پلیز بس کریں۔ اس کی بات کاٹ کر چیختی اپنا سر تھام گئی۔ اچھا کچھ نہیں کہہ رہی میری جان، پلیز کچھ کھا لو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ فوراً بات بدل گئی۔ ماما نہیں آئی؟ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب بتاؤں گی، پہلے ناشتہ کرو۔ شاباش۔ اسے کھڑا کر کے واش روم کی طرف بھیجا تو وہ بھی خاموشی سے منہ دھو کر باہر آئی تو جویریہ بیگم اور رودابہ بھی کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ بھی خاموشی سے صوفے پر انہی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چلو شاباش، ناشتہ کرو بیٹا۔ اس کا ماتھا چوم کر شفقت سے بولی، میں نے سنا ہے دنین کو چائنیز بہت اچھا بنانا آتا ہے۔ رودابہ نے آملیٹ کی پلیٹ اس کے آگے رکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں یہ تو بہت زبردست بناتی ہے، مگر موڈ خوشگوار ہو تبھی ملتا ہے ہم غریبوں کو۔ آپ دیکھو سسرال والوں کی کیسے خدمتیں کرتی ہے۔ مہین اسے چھیڑتے ہوئے بولا، مگر وہ تو سر جھکائے جوس کے چھوٹے چھوٹے سیب خلق میں اتار رہی تھی۔ یہ فارہ اور بلاش بھائی نظر نہیں آ رہے؟ مہین نے ان کی غیر موجودگی محسوس کرتے ہوئے جویریہ بیگم سے پوچھا۔ صبح فارم ہاؤس پر اٹیک ہوا تھا، 8 بجے ہی نکل گئے تھے تینوں۔ کافی متفکر سی بیٹھی تھی، کیونکہ رات کے بعد بلائی سے بات ہی نہیں ہو سکی تھی۔ آنٹی میں بتا نہیں سکتی کہ وہ عورت دیکھنے میں کتنی سوبر لگتی تھی، مگر جو کام اس نے کیے ہم سب ہی حیران ہیں۔ مہین تعصب سے میم امارہ کے بارے میں بتا رہی تھی۔ بیٹا شکلیں دیکھ کر کسی کے کردار کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ ویسے آپ بتاؤ کب کی فلائٹ ہے آپ لوگوں کی؟ ان کی بات پر دنین نے نہ سمجھی سے انہیں اور پھر مہین کو دیکھا۔ کون سی فلائٹ؟ چون کر بولی تو مہین نے ایک نظر جویریہ بیگم کو دیکھا جو سب بتانے کا اشارہ دے رہی تھی۔ دنین اسد ہمیں لے کر کینیڈا شفٹ ہو رہے ہیں، کل شام کی فلائٹ ہے ہماری۔ اس کے ہاتھ تھام کر بہت نرمی سے بولی، مگر دنین کو تو جیسے سکتہ ہی طاری ہو گیا۔ بے یقینی سے اسے تکتی چلی گئی، کتنی بڑی بات اس سے چھپائی گئی تھی اس کے اندر، جیسے ایک بار پھر توڑ پھوڑ شروع ہو گئی تھی۔ نینی، اس کی طویل خاموشی پر اس نے خود ہی متوجہ کیا۔ ہاں اوکے، اچھی بات ہے۔ اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لا کر خود کو نارمل رکھنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ چلو تیار ہو جاؤ، شاباش، ہم سب وہی کے پاس چل رہے ہیں تاکہ کچھ ہیلپ کرا دیں۔
हाँ, मैं तुम्हारा सामान भी ले आई थी, ये रखा है। महीन को इसके इस रिएक्शन की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो सर हिलाती ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। वो अगले दिन तक इन लोगों के साथ खुद को बिल्कुल नॉर्मल जाहिर करती रही। आंख से एक आंसू भी नहीं टपका था और सबू ही बेगम अच्छी तरह जानती थी कि ये इसकी सख्त नाराजगी का ऐलान था। वो तीनों इसी दिन की शाम को लड़कियों को रेस्क्यू करवाकर वापस आ गए थे। संतोबाई की एकेडमी पर भी छापा मारा जा चुका था, मगर खुफिया ज़राए ने इसके बाहर मुल्क जाने की तस्दीक कर दी थी, लिहाजा इनका कराची में ठहरना मुमकिन ही नहीं था। अगले दिन रात को इनकी भी इस्लामाबाद रवानगी थी। बारात की रात के बाद बलाच का वो नजर आई थी। मेहरून कुर्ता पजामे पर शिफॉन का हमरंग दुपट्टा ओढ़े, बालों की पोनी टेल बनाए, आबाद का हाथ पकड़े कार से उतर रही थी। जब वो लोग असद वगैरह को एयरपोर्ट छोड़ने आए थे, जबकि बलाज अपनी कार के पास खड़ा इन्हीं का इंतज़ार कर रहा था। इस कदर खामोशी के बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई तूफान आएगा, सारम बहुत आहिस्तगी से बड़बड़ाया, जबकि बलाज ने दांत हंसते हुए नागवारी से इसे देखा। मजाक कर रहा हूँ। इसकी नज़रों से फ़ौरन संभला और इसके साथ ही एयरपोर्ट के अंदर की जानब बढ़ गया। नैनी नाराज़ हो बहुत। असद इसे बाकी सबसे थोड़ा दूर ले आया था, क्योंकि वो टिकट्स और पासपोर्ट्स के चक्कर में इतना उलझा हुआ था कि इससे बात करने का मौका ही नहीं मिल सका। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी? वो इसे देखने के बजाय इर्द गिर्द से गुजरते लोगों को देखते हुए लब मुसलसल काट रही थी, जैसे अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में हो। नैनी इसका रुख अपनी जानब करता सीने से लगा लिया। जानता था इसकी छोटी सी गुड़िया इन सब से बहुत खफा थी। आई एम सॉरी मेरा बच्चा, इसके बालों पर प्यार करते मोहब्बत से बोला और दानीन हसन के तमाम बंद भाई की बाहों में आकर टूट पड़े थे। यकदम ही सिसक उठी थी। मुझे भी साथ ले जाएं भाई, मैं कैसे रहूंगी यहाँ अकेली? इसके सीने में मुंह छुपाए मासूम बच्चे की तरह बोली। क्यों मेरी जान, अकेली क्यों? आंटी है, रुदाबा है, बलाज है, इतने सारे लोग हैं। इतने सारे लोग अब तुम्हारे अपने बन गए हैं। इसकी पीठ सहलाते बोला तो इसी पल इससे अलग हुई। वो मेरे नहीं बल्कि आपके और मामा के अपने हैं, तभी तो इनके पास छोड़कर जा रहे हैं मुझे। हथेली की पूंछ से आंसू रगड़ते गुस्से से बोली तो असद के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। मेरी भुवली बच्ची, क्योंकि हम जानते हैं कि वो बेस्ट है तुम्हारे लिए। अब रोना धोना बंद करो, शाबाश। इसका माथा चूमकर खफा खफा सा चेहरा देखा। असद, रिसेप्शन पर तेरा नाम कॉल हुआ है। काफ़ी देर से खड़े बलाज को इन दोनों बहन भाइयों को एक दूसरे में मगन देकर मुदाखलत करना पड़ी तो दानी ने झट अपने आंसू साफ किए। आ रहा हूँ। नैनी मामा से बात कर लो, ओके? इसका गाल थपकर बलाज के साथ आगे बढ़ गया, जबकि वो भी सबूही के बेगम के पास आ गई। वो इन्हें दोनों को देख रही थी। मेरी बेटी नाराज़ है? इसकी थोड़ी पकड़कर प्यार से बोली तो वो नफ़ी में सर हिलाती इनके गले लग गई। आई विल मिस यू मामा, नम लहजे में कहती इनकी आंखें भी भुगो गई। मेरी अच्छी बच्ची, मेरी बच्ची बहुत अच्छी है मेरी नैनी, तो अपना ख्याल रखेगी ना? मोहब्बत से बोली, जिसे छोड़कर बहुत दूर जा रही थी। वो नम आंखों से सर हिलाती इनके कंधे पर सर रख गई। फिर इनकी फ़्लाइट का वक़्त हुआ तो दानीन एक बार फिर सबके गले लगकर खूब रोई थी। उन्हें रुखसत करके वापसी पर बिल्कुल खामोशी से दौड़ती भागती गाड़ियों को देखती रही, क्योंकि ड्राइविंग बलाज जुल्फ़कार कर रहा था, जो इसके लिए दुनिया की सबसे नाकाबिले नफ़रत हस्ती था। बलाज ने बस एक नज़र इसे देखा, फिर सर झटकता ड्राइविंग की तरफ मतवज्जो हो गया। आज वो लोग इस्लामाबाद पहुंचे थे, मगर बलाज को वजीरिस्तान जाने के ऑर्डर्स मिल गए थे, इसलिए वो सीधा हेडक्वार्टर से वजीरिस्तान रवाना हो गया था, जबकि दनीन इन दोनों के साथ बलाज मेंशन आ गई थी। अभी इनकी गाड़ी पोर्च में रुकी थी जब एक गार्ड ने आकर दरवाज़ा खोला। सलाम से बेगम साहब। बहादुर खान ने झट सलाम किया, मगर गाड़ी से उतरती एक नई मेहमान को देखकर खामोश हो गया। वालेकुम सलाम, आओ बेटा। इसे जवाब देकर दनीन को अपने साथ लगाती रुदाबा के साथ अंदर ले आई। वो कुछ झिझक भी रही थी इनके इतने खलूस पर, जबकि अब तक इसने एक बार भी इनसे सही तरह से बात भी नहीं की थी। यकदम ही इसे शर्मिंदगी ने आ घेरा और घर में दाखिल हुई तो दनीन इस बात का फैसला न कर सकी कि वो घर था या महल। पूरे लॉन्च में हर तरफ खूबसूरत और कीमती थी। अभी वो लॉन्च का जायजा ले ही रही थी जब किसी ने गंभीर आवाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। जुल्फकार, आप भी हद करते हैं। बहू कराची से इस्लामाबाद आई है और आप एयरपोर्ट भी नहीं आए। उन्होंने नाराज़गी से कहा। वो शादी की रात ही उन्हें तमाम तफसीलात से आगाह कर चुकी थी और इनके फैसले पर जुल्फकार साहब को भी कोई एतराज़ नहीं था।
भाई बड़ी माजरत, मेरी बेटी को मैं लेने नहीं आ सका। इनके बराबर में खड़ी दानीन को देखकर वो शफकत से बोले, यहाँ आओ मेरे पास। उन्होंने अपने पास बुलाया तो वो कुछ झिझक कर इनके पास आ गई। मेरे बेहतरीन दोस्त, हसन की निशानी हो तुम दानीन, और अब मेरी बहू हो, इसीलिए इसे अपना ही घर समझना बेटा। इसे अपने गले लगाकर शफकत से बोले तो इसकी आंखें खुद ब खुद नम होने लगी। यार दानीन, जुबान क्या कराची में छोड़कर आ गई हो? तुम्हारी इतनी खामोशी तो मुझे बिल्कुल हजम नहीं हो रही, रुदाबा चह कर बोली जबकि दानीन चमक से गई थी। तो थकी हुई है बच्ची, तुम्हारी तरह आते ही शुरू थोड़ी हो जाएगी। जवेरिया बेगम ने घूर कर बोला, हाँ रेस्ट करो बेटा, अब डिनर पर तफसील से बात होगी। जुल्फकार साहब के कहने पर जवेरिया बेगम ने इसे रुदाबा के साथ ऊपर भिजवा दिया। ये रहा तुम्हारा कमरा, इसमें लेटो, बैठो, सेटिंग करो, चेंज करो, जो जी में आए करो। एक बड़े से कमरे का दरवाजा खुलकर अंदर दाखिल हुई, जो ब्लैक एंड वाइट थीम से डेकोर किया गया था। वो दिल ही दिल में दाद दिए बगैर नहीं रह सकी। चलो मैं भी कमरे में जा रही हूँ, बहुत थक गई हूँ, तुम भी रेस्ट करो। तुम्हारा सूटकेस पहले ही रखवा दिया था मॉम ने यहाँ, ओके। इसके गाल पर किस करती वो बाहर निकल गई तो इसने गहरा सांस भरकर दरवाजा बंद किया। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। वो फैमिली मेंबर की तरह साथ रहे, मगर इस शख्स को तो कबूल नहीं किया था इसने। और सिर्फ इसने क्या, बलाय जुल्फकार भी इसे किसी सूरत कबूल करने वाला नहीं था। ये बात तो वो भी अच्छी तरह जानती थी। पूरे कमरे को खाली जहन से देख रही थी। बला इरादा ही अलमारी खोली तो पूरी जेंट्स ड्रेस से भरी पड़ी थी। दिल पूरी शिद्दत से धड़का था। वाह गुड, इसका मतलब है कि ये इसका कमरा है। सरगोशी में बोली और दांत पीस कर कबट बंद की, मगर बेबसी सी बेबसी थी। वो चाहकर भी दूसरे कमरे की फरमाइश नहीं कर सकती थी। लब भींचते बैग खोलकर कपड़े निकाले और वॉशरूम की जाने बढ़ गई। आंटी मैं अंदर आ जाऊं? इनके कमरे के दरवाजे पर खड़ी दस्तक दी। अरे बेटे आओ ना। अपने बैग की जिप बंद करती प्यार से बोली, आप जा रही हैं कहीं? इनकी तैयारी देखकर बोली, हाँ बहुत दिन हो गए हैं क्लब गए, आज सोच रही हूँ चक्कर लगा लो। तुम भी साथ चलो, बोर हो जाओगी घर पर। नहीं नहीं थैंक यू आंटी, वो मुझे बात करनी थी आपसे। कुछ झिझक कर बोली। जो बात कहने जा रही थी इसके लिए ढेर सारी हिम्मत भी चाहिए थी। हाँ बोलो बेटा, और इतना फॉर्मल बिहेव बिल्कुल भी मत करो, माँ भी हूँ मैं तुम्हारी। अपने साथ बेड पर बिठाती डपट कर बोली तो दानीन के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो मैं अगर अलग रूम में रहूं तो? बिल्कुल नहीं। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो टोक गई थी। दानी ने घबरा कर उन्हें देखा, मगर चेहरे पर पहले जैसे ही नरम तासुरात थे। मैं हर बात से आगाह हूं दानीन, जो कुछ बलाश ने मिशन के चक्कर में तुम्हारे साथ किया वो एक पल के लिए रुकी थी, लेकिन तुम खुद अपने दिल से इंसाफ करो, क्या बलाश ने गलत किया था? आज जवाब देने की बारी दानीन हसन की थी। वो अपना सर झुका गई। मगर इनका तरीका गलत था। मैंने तब भी कहा था कि मैं बेकसूर हूँ, मगर सीढ़ी आपके पास से ही निकली थी ना। वो फिर वहीं आ गई। दानीन ने सख्ती से अपने लब भींच गई। आंखों में नमी जमा होने लगी थी, क्योंकि बस यही नुक्ता था जहां इसकी तमाम दलीलें रद्द हो जाती थी और बुलाए जुल्फकार सही साबित हो जाता था। इसी वजह से दिन ब दिन इसका गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था। बेटा मैं जानती हूँ बिलाज का तरीका गलत था, इसे बिल्कुल भी तुम्हें ऐसे अगवा नहीं करना चाहिए था, मगर सोचो अगर तुम अल्लाह ना करे इन लोगों की बजाय इस गैंग के हाथ लग जाती तो क्या होता, और तुम्हारी फैमिली का क्या होता? इनकी बात पर इसने तड़प कर उन्हें देखा था। आंटी मुझे मालूम नहीं था कि वो औरत एक गैंग चला रही है, मैं बिल्कुल लाइलम थी। इस सब से आंखों से खुद ब खुद आंसू निकल पड़े थे। अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर आगाह कर दिया कि ये काफ़ी नहीं है बेटा। इसके आंसू साफ करती शफकत से बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे बेटे पर बहुत गुस्सा है और होना भी चाहिए। गाइस किसी ने मोहल्ले के अंदर जनरेटर चला लिए और शायद आपको इसकी खटपट की आवाज़ें आती रही, सो सॉरी फॉर दैट। मैं जानती हूँ तुम्हें मेरे बेटे पर बहुत गुस्सा है और होना भी चाहिए, मगर इस गुस्से की वजह से तुम्हें तुम्हारे मुकाम से हटने की इजाज़त बिल्कुल नहीं दूंगी। तुम बीवी हो अब इसकी और मेरी प्यारी सी बहू, और तुम्हारा मुकाम बलाज का कमरा ही है, समझ आई? बहुत प्यार से इसके दिमाग में की एक बात पर हो रही थी, मगर वो ये कैसे कहती कि आपका बेटा ही मुझे कबूल ना करे तो कहाँ जाऊँ, मगर खामोशी से सर हिला गई। शाबाश, इसकी फरमाबरदारी पर तो वो कुर्बान ही हो गई थी। चलो मैं 1-1.5 घंटे तक आ जाऊंगी, तब तक रुदाबा भी इंस्टीट्यूट से वापस आ जाएगी, ठीक है? इसका गाल थपक कर बाहर निकल गई थी और इस लम्हे वो खुद को काफ़ी हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। इनके जाने के बाद वो नीचे किचन में आ गए
टाइम का खाना जुवेरिया बेगम की निगरानी में शेफ़ बनाता था। अब भी वही शेफ़ और एक मुलाजमा रात के खाने की तैयारी कर रहे थे। बीबी, कुछ चाहिए आपको? इसे किचन में दाखिल होता देखकर मुलाजमा ने मुअद्दब अंदाज में पूछा तो दानीन को न जाने क्यों एक पल बहुत हंसी आई थी, क्योंकि अपने घर में जब भी किचन में जाती थी हमेशा सबूही बेगम से किसी न किसी काम का ऑर्डर ही मिलता था। हाँ, मुझे अल्फ्रेड पास्ता बनाना है, इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए मुझे, मुस्कुराकर बोली तो शेफ़ ज़ुबैर ने हैरत से बानो को देखा। क्या हुआ, नहीं है क्या? इसकी हूँ शक्ल देखकर वो खुद ही बोल पड़ी तो वो दोनों ही गड़बड़ा गए। मैम, आप क्यों जहमत कर रही हैं, हम बना कर देते हैं ना आपको। ज़ुबैर मुअद्दबाना अंदाज में बोला। इसे जुवेरिया बेगम से डांट नहीं खानी थी इस नई नवेली लड़की से काम करवा कर। क्यों, तुम लोगों को शक है कि मैं अच्छा नहीं बनाऊंगी? मशकूक अंदाज में दोनों को घूरा। भला ऐसा कभी हुआ था कि वो खुद कुछ बनाने को कह रही थी और दूसरी जानब से ना हो जाए? नहीं नहीं मैडम, बट जुवेरिया मैडम हमें डांटेंगी कि आपसे काम क्यों करवाया। इसने झट सफाई पेश की तो दानीन के माथे के बाल भी कुछ कम हुए। अरे कुछ नहीं कहेंगी, तुम बस सामान दो मुझे। अपने टॉप की स्लीव्स ऊंची करके एप्रन बांधने लगी तो वो दोनों भी मुस्कुराकर कंधे उचका गए। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इसका फ़ोन ऑन हो और इसके कॉल करने के बावजूद वो रिसीव ना करे, मगर अब ऐसा क्या मुख्तलिफ हो गया था, या इससे ऐसी कौन सी गलती सरजद हो गई थी कि वो सितमगर ऐसी चुप की मार मार रहा था। हाथ में फ़ोन थामे इसका नंबर घूर रही थी, कॉल जा रही थी मगर वो उठा नहीं रहा था। जब कमरे में दस्तक हुई। आ जाएं। कमरे में आई नमी को पीछे धकेलते बामुश्किल आंखों में आई नमी को पीछे धकेलते बामुश्किल बोली, बेटा क्या बात है, तुम तो जुवेरिया की तरफ जाने का कह रही थी, गई नहीं? फौजिया बेगम ने इसे ऐसे ही बैठे देखकर हैरत से पूछा। जी चलें, आप चल रही हैं? उठते हुए इनसे पूछा। नहीं, मेरी क्लब में मुलाकात हो गई थी, तुम जाओ, वैसे भी तुम्हारे बाबा एक और जगह इनवाइटेड है, जाना है वहाँ। इनके स्केड्यूल बताने पर वो भी सर हिलाती बाहर निकल गई। पोश में पहुंची ही थी जब डॉक्टर हमाद की कार आ रुकी। ज़हनी तौर पर इतनी डिस्टर्ब थी कि उन्हें देखने के बावजूद भी सलाम नहीं कर सकी। वो अपनी कार की जानब बढ़ गई। मुझे नहीं पता था मेरे जाने के बाद इतनी बेमुरव्वत हो जाएंगे लोग कि हाल अहवाल तो दूर की बात, सलाम से भी जाएंगी आप। इनके मीठे से तंत पर आंखें मेज कर खोल ली और पलट कर उन्हें देखा जो लबों पर मुस्की सी मुस्कान लिए इसे ही देख रहे थे। आई एम सॉरी, मैं जल्दी में थी, देख नहीं सकी। हैरत है, क्या आपको 6 फुट का इंसान नजर नहीं आया? मसनूई हैरत से इसे देखा और लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। हाँ, शायद ग्लासेस लगाने पड़ेंगे आपकी तरह अब। नफ़ी में सर हिलाते बहुत दुख से बोली। समझ गई थी कि वो बस तंग कर रहे हैं। क्या पूछ सकता हूँ, कौन खुशकिस्मत है जिसकी सोच इतनी जोरावर है कि बाकी सब कुछ धुंधला गया है। इस बार इनका लहजा काफ़ी मुख्तलिफ था। अदन ने चौंक कर उन्हें देखा। जिस दिन आप अपनी डायरी के राज डिस्क्लोज करेंगे मैं भी अपने सीक्रेट्स आपसे शेयर कर दूंगी। अदन के पुरसरार लहजे पर वो शॉक्ड रह गए थे, जैसे इस जवाब की तवक्को ना थी। फिर जब बहुत शानदार मुस्कुराहट इनके लबों पर आई थी। बेहतर है कि तुम अपने काम से काम रखो और तुम अपने काम से जाओ। हंसते हुए अंदर की जाना बढ़ के, जबकि अदन को अब इस डायरी में इनकी पोशीदा महबूबा के राजों का तो पक्का यकीन हो चुका था। इसकी बनाई हुई डिश सबको बहुत पसंद आई थी और अपनी बनाई गई चीज़ की तारीफ सुनकर वो जैसे खिल उठी थी। इसकी मासूमियत देखकर जुवेरिया बेगम बस मुस्कुरा रही थीं, जिसका इतनी सी बात पर इसकी खामोशी और अफसरदगी का खोल टूट गया था और अब रुदाबा से बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बात कर रही थी। वो मुस्कुराते हुए खाने की जाना मतवज्जो हो गई। दानीन, मैं तुम्हें सेंटोरस लेकर चलूंगी, क्या ज़बरदस्त विंटर कलेक्शन आया है। रुदाबा कब से इस्लामाबाद की जगहों के बारे में से बता रही थी। ये सेंटोरस भी कोई मॉल है यार, शुरू होते ही ख़त्म। वहाँ टोटल 4-5 दुकानें ही तो हैं, क्या चूज़ करोगी? नाक से मक्खी उड़ाते हुए बोली। ओ हेलो, जो भी है ब्रांडेड है, समझ आई? तुम्हारे कराची की तरह लोकल नहीं मिलता वहाँ। वो तो आस्तीनें ही चढ़ा गई थी। दानीन भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। जुल्फकार साहब और जुवेरिया बेगम अपनी मुस्कुराहट जब्त किए बस दोनों को सुन रहे थे। पागल, कराची में ब्रांड्स छोड़ो, मॉल्स ही इतने हैं कि पूरा दिन गुजर जाए काउंटिंग में। इसे मजीद सुलगाया। कोई नहीं जनाब, ट्रैफिक जैम में ही दिन से रात होती होगी, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठीक नहीं। हंसते हुए प्लेट में उसने पास्ता निकाला। तान है, अवाम है वहाँ, इस्लामाबाद की तरह थोड़ी पब्लिक प्लेस पर भी पब्लिक को ढूंढना पड़ता है। लब का कोना दबाकर कहती, बहुत प्यारी लगी थी मॉम, कल लेकर जाऊंगी इसे दिखाऊंगी अपना इस्लामाबाद। इसे घूरते हुए शान से बोली तो वो भी मुस्कुराते हुए खाने की जाना मतवज्जो हो गई।
अस्सलाम वालेकुम। सलाम की आवाज़ पर चारों ने चूं कर एंट्रेंस की तरफ देखा। अरे अदन आई है भाई। जुल्फ़कार साहब भी खुशगवार लहजे में बोले, क्या बात है भाई, डिनर हो रहा है? मुस्कुराती हुई वहीं आ गई। हाँ आओ बेटा, ज्वाइन करो हमें। जुवैरिया बेगम मुस्कुरा कर बोली तो एक नज़र दानीन को देखा जो न समझी से इसे ही देख रही थी। अदन की निगाह जब खुद को तकती इस मासूम सी मोटी आंखों वाली गुड़िया पर पड़ी तो इसने चूं कर जुवैरिया बेगम को देखा और ये लम्हा अब उन्हें बहुत मुश्किल लगा था। अदन, इनसे मिलो, ये मेरी फ्रेंड की बेटी दानीन कराची से आई हैं। उन्होंने मुस्कुराकर इसे बताया, जबकि दानीन और दोनों बाप बेटी ने हैरत से उन्हें देखा जो उसकी असल पहचान छुपा गई थी। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू दानीन। अपना नाजुक सा हाथ इसके सामने किया तो इसने चूं कर इस दिलकश लड़की को देखा और हाथ थाम लिया। नाइस, सेम टू यू। आहिस्ता से कहती खाने की जानब मुतवज्जो होगी। जुवैरिया बेगम जानती थी कि इस वक्त दानीन क्या सोच रही होगी, मगर जो काम इनके बेटे को करना था वो खुद नहीं करना चाहती थी। आंटी, कैसा रहा आपका टूर? वो तफसील पूछने लगी। अब टेबल पर वो और जुवैरिया बेगम गुफ्तगू कर रही थी। रुदाब और जुल्फ़कार साहब भी कुछ हिस्सा ले लेते, जबकि वो बस खामोशी से सब कुछ सुन रही थी या कभी कभी हल्की सी स्माइल पास कर देती थी। जुल्फ़कार साहब अपना फ़ोन सुनने के लिए एक्सक्यूज़ करते उठकर चले गए। एक फैमिली मेम्बर कम है, क्यों? पानी का सिप लेते आम लहजे में बोली, मगर इसके लहजे में छुपा इस तरह वो जान गई थी। बेटा न जाने कौन सा काम था वजीरिस्तान जब बैठे हैं वो। उन्होंने भी आम से अंदाज में बता दिया। हाँ शायद वहाँ सिग्नल का मसला होगा, तभी मेरी कॉल रिसीव नहीं की। मुस्कुराकर जैसे खुद को तसल्ली दी, जबकि दानीन इसके जिक्र पर उकता कर उठ खड़ी हुई थी। बेटा दानीन, तुमने खाया क्या है? इसे उठता देकर बोली, नहीं आंटी, आप लोग खाएं, मेरा पेट भर गया है। एंड अदन, नाइस टू मीट यू। मीठी सी मुस्कुराहट इसे देकर सीढ़ियों की जानब बढ़ गई थी, जबकि अदन ने इसके हाथ पांव की मेहंदी को कुछ चूम कर देखा था। फिर सर झटकती दोबारा रुदाबा और जुवैरिया बेगम से बातों में लग गई। 2 हफ्ते हो चुके थे इसे यहाँ आए। कुछ काम एजेंसी से मुतालिक भी था और कुछ इसे इस्लामाबाद से दूर भी रहना था, मगर ये सिलसिला कब तक जारी रहना था, वो कब तक हकीकत से भाग सकता था। इसे नहीं मालूम था कि ज़िंदगी इसे इस मोड़ पर ले आएगी कि अदन बशीर की कॉल रिसीव ना करे। इसने कभी अदन से कोई वादे वाइद नहीं किए थे, वो जो इससे कतराता फिरता, मगर कुछ था इनके दरमियान जो बगैर कहे सुने ही तय हो चुका था, और यही बात बिला जुल्फ़कार को चैन लेने नहीं दे रही थी। अदन ने इससे मोहब्बत की थी और ये बात वो शुरू दिन से जानता था कि अगर दानीन हसन बीच में ना आती तो इसने इसी से शादी करनी थी, मगर अब वो लड़की बीच में आ चुकी थी और वो भी ज़बरदस्ती। बदतमीज़। दानीन के साथ हुए पिछले तल्ख वाक़यात ज़हन में आए तो इसके मुंह से बस इतना ही निकला था वो एक पुरसकून और तहजीब याफ्ता माहौल में परवरिश पाने वाला शख्स था, जिसे दानीन की बदतमीजियों ने हद से ज़्यादा नाला कर दिया था। वो चाहकर भी इस लड़की के बारे में कोई खुशकुन ख्याल नहीं ला सकता था। अपनी सोचों में उलझा ड्राइविंग कर रहा था, जब ही इसका फ़ोन बज उठा। अस्सलाम वालेकुम बाबा। लबों पर हल्की मुस्कुराहट आई थी जो उसकी बड़ी हुई शेफ पर काफ़ी जची थी। वालेकुम अस्सलाम बरखुदार, आखिर कब तक वादियों में घूमने का इरादा है? बार आज ही चलाऊँगा। मुस्कुराहट गहरी हुई थी। माँ से कब तक नाराज़ रहना है भाई? आप जानते हैं मैं इनसे नाराज़ नहीं रह सकता। तो फिर क्यों भाग रही हो? स्टैंड ही ले लिया तो थोड़ी हिम्मत और सही। वो थोड़ी हिम्मत इकट्ठी करने ही यहाँ आया था, तो बस वापस आओ। अब तुम्हारी माँ तुम्हारे हिजर में दुबली हो रही हैं। वो खश्मगीन लहजे में बोले तो बिलाज बलाखर अपना कहका जब्त ना कर सका। जलन हो रही है आपको? हाँ भाई, बहुत पोसेसिव हूँ मैं इस मामले में। चलें ठीक है, निकालते हैं इसका भी कुछ हल। अल्लाह हाफिज़। गहरी सांस भरकर मोबाइल डैशबोर्ड पर डाला और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। मेरी तो समझ नहीं आ रहा, ये मनूस खेल रहे हैं या रेंग रहे हैं? करंट रन रेट देखो कितना कम है। रिदा तक कर बोली। वो दोनों लॉन्च में बैठी मैच देख रही थी, जबकि जुवैरिया बेगम और जुल्फ़कार साहब सोने जा चुके थे। इन गुजरे 2 हफ्तों में दानीन काफ़ी हद तक घुल मिल गई थी, जिसमें ज़्यादा हाथ रुदाबा का ही था। फारहा भी 1-2 बार आ चुकी थी, मगर आजकल वो अपनी शादी की तैयारियों में मगन थी, जो अगले माह होने को तय पाई थी। जुवैरिया बेगम ने इस दिन डाइनिंग टेबल वाली बात के बारे में से कुछ डिस्कस नहीं किया था, और ना ही इसने कोई जिक्र करने की कोशिश की। इसे ज़रूरत भी क्या थी भला? सुबोही बेगम और महीन से भी इसकी तकरीबन रोज़ ही बात हो जाती थी। वो लोग वहाँ काफ़ी हद तक एडजस्ट हो चुके थे। मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला बारिश करा दे, वरना इनसे तो कुछ नहीं होने वाला। अपने लिटों को कानों के पीछे अड़कता कर बोली। बेबी पिंक घुटनों तक आते टॉप और वाइट पजामे में छोटी सी गुड़िया लग रही थी। मैं तो कह रही हूँ सोने चलते हैं, सुबह FB पर इकट्ठे गालियों के कमेंट्स पढ़ेंगे।
کوشن گود میں رکھ کر جمائی روکتی دانین وہیں صوفے پر نیم دراز ہوگی۔ رات کا 1 بج رہا تھا، تمام نوکر بھی انیکسی میں جا چکے تھے، یا فریدی کو پتہ نہیں کیا پڑی تھی اتنی جلدی ریٹائرمنٹ لینے کی۔ ایٹ لیسٹ کچھ ہوپ تو رہتی تھی۔ ڈیک پر آؤٹ ہونے کی رودابہ کھلکھلا کر بولی، جبکہ بس کھور کر رہ گئی تھی۔ رات 2 بجے کے قریب گھر میں داخل ہوا تو پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ دروازہ بند کر کے لانچ میں آیا تو LED کی لائٹ پورے لانچ کو روشن کر رہی تھی، جس پر کرکٹ ایکسپرٹس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے۔ اس نے حیرت سے اسکرین دیکھی، کیونکہ رات کے 2 بج رہے تھے اور اتنا ہفتی گھر میں کوئی نہیں تھا کہ جا کر میچ دیکھتا۔ LED آف کرنے قریب آیا تو اس ہفتی وجود پر بھی نظر پڑی، جس کا ایک ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا اور دوسرا پیٹ پر تھا، جبکہ دوپٹہ صوفے کی بیڈ پر ڈال لے مست نیند سو رہی تھی۔ بلاش نے سختی سے اپنے لب بھینچے۔ یہ خیال تو آیا کہ لعنت بھیجے، مگر صبح تک اس کا اس حال میں سونا قطعاً منظور نہیں تھا، کیونکہ نوکر 7 بجے ہی کام پر لگ جاتے تھے۔ اٹھو، روم میں جاؤ اپنے۔ اس کا کندھا ہلا کر اٹھانا چاہا، مگر وہ کس مسا کر پیٹ پر رکھا ہاتھ منہ پر رکھ گئی۔ اٹھو، مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس بار قدرے جھک کر اور بازو زور سے ہلایا، جو دنین حسن کو بالکل پسند نہیں۔ کیا ماما؟ نہیں اٹھ رہی ابھی؟ رخ موڑتے جھنجھلا کر بولی تو ہاتھ ذوالفقار کی ناک کی توازے کر گیا۔ بس بہت ہو گئی۔ تب کر اپنی ناک کو سہلایا اور اسے جھنجھوڑ کر ڈائریکٹ کھڑا ہی کر دیا تو وہ یکدم ہڑبڑا گئی۔ کون ہے؟ نیند سے سرخ ہوتی آنکھوں سے ماحول سمجھنے کی کوشش کی تو سامنے اس کی نند کا بھائی کھڑا تھا۔ واہ، گڈ ریلیشن! جس کی سرخ پڑتی آنکھیں اور سختی سے بھینچے جبڑے LED لائٹ میں واضح نظر آ رہے تھے۔ تو دانین کے تاثرات بھی سیکنڈز میں بگڑے تھے۔ آپ سمجھ آئی؟ تمیز سے بات کرو۔ اور یہ کون سی جگہ ہے سونے کی؟ کڑے تیوروں سے گھورتے سخت لہجے میں بولا، جو پورے لانچ میں اپنی نند صحبہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ تم ہوتے کون ہو مجھے تمیز سکھانے والے؟ اپنے کام سے کام رکھو، سمجھ آئی؟ اور میرا جہاں دل چاہے سوؤں۔ اپنے بازو سہلاتی تب کر اسے دیکھا اور اپنا دوپٹہ اٹھانے کے پلٹی ہی تھی جب بلاش نے اس کی کلائی کمر سے لگا دی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ تمہاری کھال مسالہ مانگ رہی ہے تو بھی بتا دو۔ بہت آسانی سے تم جیسیوں کو سیدھا کرنا جانتا ہوں میں۔ سرد آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی تو دانین کو لگا کہ اس کا پورا وجود جھلس گیا ہو۔ زور سے اپنی دوسری کوہنی اس کے پیٹ پر مارنی چاہی، جیسے بآسانی اس کی پشت پر لگا گیا۔ چھوڑو مجھے، میں بتاتی ہوں تم جیسوں کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ خود کو کوئی بڑی توپ چیز سمجھتے ہو؟ اس کے شکنجے سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی دھمکیوں سے نواز رہی تھی۔ بلاش نے حیرت و ناگواری سے اس کی ہمت کو دیکھا۔ حد میں رہنا، اپنی نہیں تو وہ حال کروں گا کہ پناہ مانگتی پھرو گی۔ زور سے اسے صوفے پر دھکا دیتا تیزی سے وہاں نکل گیا تھا، جبکہ وہ کرہ کر رہ گئی تھی۔ خود ہاتھ پکڑا تھا۔ میں نے کیا کیا تھا؟ نم آنکھوں سے اپنی دونوں کلائیوں کو ہلکے ہلکے موو کرنے لگی۔ انشاءاللہ اللہ پوچھے گا تم سے۔ منحوس اپنا دوپٹہ اٹھا کر رودابہ کے کمرے کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ اپنے روم میں تو جانے کی ہمت نہیں تھی۔ گڈ مارننگ۔ جویریہ بیگم اور ذوالفقار صاحب کو دیکھتا ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ دونوں نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کب آئے واپس؟ اس کے آگے جوس کا جگ رکھتی مسکرا کر بولی۔ 2 بجے پہنچا تھا، اب سب سو چکے تھے۔ سینڈوچ کی بائٹ لیتا بے تاثر لہجے میں بولا، رات کو ہی بتا دیتے، تمہاری موم کو کچھ اطمینان ہو جاتا۔ ذوالفقار صاحب چھیڑتے ہوئے بولے تو دونوں ماں بیٹا کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اور مشن کی کیا اپڈیٹس ہیں؟ بس اس عورت کی ایک حماقت کا انتظار ہے، پرسوچ انداز میں کہتا انہیں مشن کی اپڈیٹس دینے لگا۔ تینوں ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے تھے جب وہ دونوں بھی چلی آئیں۔ اوہ کیا بات ہے، آپ کب تشریف لے آئے؟ رودابہ نے سامنے بیٹھتے حیرت سے بھائی کو دیکھا، جبکہ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ رات کو آیا تھا، جب تم کرکٹ ایکسپرٹس کو سنتے سنتے سو گئی تھی۔ تنزیہ نگاہ خاموشی سے ناشتہ کرتے دانین پر ڈالی۔ اوہ ہاں دانین، تم نے بتایا نہیں کون جیتا؟ بھائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی کل کتنا برا پرفارم کیا تھا ہمارے پلیئرز نے۔ وہ تعصب سے اسے کل کے میچ کی تفصیلات بتانے لگی۔ کس گدھے نے کہا تھا سیریز میچز دیکھو، ایسے ہی خوار ہونا ہوتا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو دانین نے ایک ترش نظر اس پر ڈالی، مگر وہ اس کی جانب متوجہ ہی نہیں تھا۔ آج فارا کی طرف چل رہی ہو نا دانین؟ اس نے خاص طور پر تمہیں بلایا ہے، جویریہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی سر اس بات میں ہلاتی مسکرا دی۔ اس کی شادی کے دن قریب آ رہے تھے اور ان لوگوں کو اپنی شاپنگ دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ ٹیبل سے اٹھ رہی تھی جب جویریہ بیگم نے اسے روک لیا، باقی سبھی اٹھ چکے تھے۔ دانین
रुदाबा के कमरे में सोई थी तुम कल? इनकी बात पर वो गड़बड़ा सी गई थी। अब भला क्या बताती? मैं खुद नहीं गई थी। वो एक्चुअली उन्होंने रूम लॉक कर दिया था, मैं जा ही नहीं सकी, जबकि मैंने नॉक भी किया था, मगर मासूमियत से कहकर वो वहाँ से चली गई। अच्छा बेटा, आप जाकर तैयार हो, हम थोड़ी शॉपिंग करके आते हैं, फिर चलेंगे फारहा की तरफ। इसका गाल थपक कर प्यार से बोलती वो नज़रें चुराती फ़ौरन ऊपर की जानिब बढ़ गई। जवेरिया बेगम ने पुरसोच नज़रों से इसे जाते देखकर खुद भी अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। तुम्हें तो मैं बताता हूँ। तनीन हसन दांत पीसता ऊपर की जानिब बढ़ गया। वो टेबल से अपनी कीज़ उठाने आया था, मगर इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर रुक गया। रात को जब अपने कमरे में एक अदद फ़र्द का इजाफा देखा था तो समझ गया था कि वो इसके रूम में शिफ्ट हो चुकी है, जिस पर इसने खामोशी भी इख्तियार कर ली थी। मगर दानीन के झूठ ने तो इसका दिमाग ही घुमा दिया था। रूम में आया तो वो काही कलर की घुटनों तक आती फ्रॉक में तैयार खड़ी अपने लंबे बालों में उलझी हुई थी। बिलाज ने दरवाज़ा लॉक किया तो दानी ने चूम कर ड्रेसिंग मिरर में से देखा और झटके से पलटी थी। एक नज़र दरवाजे को देखा जो लॉक था, फिर इसे नज़रअंदाज करके बेड की दूसरी साइड से दुपट्टा उठाना चाहा, मगर बिलाज ने एक झटके से इसे अपने सामने किया। कहाँ जा रही हो? शोहर की खिदमत नहीं करोगी? इतने दिन बाद आया है। इसकी कलाई पर गिरफ्त मजबूत करके प्यार लुटाती नज़रों से इसके दंग चेहरे को देखा। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हिम्मत भी कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? शदीद गुस्से के आलम में अपना हाथ छुड़ाना चाहा, तभी बिलाज ने इसकी कमर में हाथ डालकर खुद से करीब कर लिया। क्यों? तुमने ही तो भी मॉम से कहा कि तुम नॉक करती रही और मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। इसके हैरान और परेशान नकूश को बहुत करीब से तकते खोए लहजे में बोला और दनीन को अपना सांस अटकता हुआ महसूस हुआ। छोड़ो मुझे, मैं क्यों कहूँगी ऐसा? अब ये कमरा मेरा भी है, तुमसे इजाज़त की कतई ज़रूरत नहीं मुझे। अपनी पूरी जान लगाकर इसे धक्का दिया, मगर बिलाज ने इसे एक बार फिर से खींचा था। दनीन की हल्की सी चीख निकली थी और इसके बाल बिलाज के कंधों पर बिखर गए। अच्छा, तो तुम भी मेरी हुई ना मिसेस दानीन बिलाज जुल्फ़कार? तमस्खराना लहजे में बोला तो दनीन को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो तो समझ रही थी कि वो इसे कबूल ही नहीं करेगा। तो मैं चांद से मार दूंगी, समझ आई? अगर ऐसी कोई बकवास की तो। दबे दबे लहजे में चीखी तो बिलाज अपना कहका ना रोक सका। अच्छा, ये बकवास है तो तुम क्या करोगी? मॉम के पास जाओगी मेरी शिकायत लेकर? इसकी गर्दन के खम को उंगली से ट्रेस कर रहा इत्मीनान से बोला दनीन। मॉम पूछ रही हैं चल रही हो या नहीं? बाहर से दरवाज़ा पीटती रुदाबा ने पूछा तो दनीन चीखने ही वाली थी जब बिलाज इसके मुंह पर सख्ती से हाथ जमा गया। इतनी आसानी से कैसे बेगम साहिबा? अभी अपने हबी को तो थोड़ा टाइम दो। तंजिया मुस्कुराता बोला तो दानी ने अपने दांत इसके हाथ पर जमा दिए, मगर बिलाज ने रुदाबा के जाने तक हाथ नहीं उठाया। बदतमीज जाहिल लड़की। रुदाबा के जाते ही इसे बेड पर फेंक कर अपनी हथेली को देखा जहां इसके छोड़े दांतों के निशान जमे थे। दानी ने नम होती आंखों से इसे देखा। खुद हो गए जाहिल। क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? हाँ बोलो। रोते हुए इसके करीब आकर गिरबान पकड़ लिया तो बिलाज ने हैरत से इसके बदलते रूप को देखा। क्यों मेरी ज़िंदगी हराम की तुमने? क्यों हुआ किया तुमने? सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरी शादी टूटी। क्यों किया तुमने? इसका गिरबान झंझोड़ती चीख उठी। मैंने तुम्हारी शादी नहीं तोड़वाई, समझी? वो तुम्हारा मंगेतर खुद ही छोड़कर गया है तुम्हें। इस इल्ज़ाम पर तंग ही आ गया था। दानी ने हैरत से इसकी दीदा दलेरी देखी। मतलब इसकी नज़र में ये भी कोई बात ही नहीं थी। तुम्हारी वजह से छोड़ कर गया है वो? कोई कर सकता है एक ख्वाशुदा लड़की से शादी? बोलो, जवाब दो। बोलते बोलते अब आवाज़ रुंध गई थी। बिलाज ने सख्ती से इससे अपने झपड़े भींच लिए थे। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, हर चीज़ के तुम कसूरवार हो। इसके सीने पर अपने गश्त शहादत रख कर बोली, रुख मोड़कर वॉशरूम की जानिब बढ़ने लगी, मगर बिलाज सामने आ गया। अच्छा, और अगर मेरी बजाय वो औरत उठवा लेती जिसके काम करते फिर रही थी तो आज जानती हो तुम कहाँ होती तनीन हसन? इसके इल्ज़ामात पर कब से यक पकता लावा एकदम ही फटा था। इसके दोनों कंधे पकड़कर झंझोड़ डाले थे। मैं इसके लिए कोई काम नहीं करती फिर रही थी। इस इल्ज़ाम पर आंखों से दो आंसू टूट कर गिरे थे। बिलाज ने सख्ती से अपनी आंखें बंद की, जैसे अपना गुस्सा पीने की कोशिश कर रहा हो, मगर अपनी कम अकली से इसके काम तो आ गई ना। अगर फारहा ना बताती कि इस औरत ने तुम्हें बुलाया है एनवेलप देने, तो कभी सोचा है क्या होता? इसे सख्ती से थाम कर करीब करता धाड़ उठा था और वो यकदम ही हिचकियों से रोने लगी।
چھوڑو مجھے درد ہو رہا ہے۔ اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اٹھا کر بے بسی سے بولی تو بلا جس کی بھیگی پلکوں سے بھرے کٹورے نین میں ایک پل کے لیے جیسے کھو ہی گیا تھا۔ پلیز چھوڑو۔ اس بار اس کی نظروں کے ارتکاز پر دل بہت تیزی سے دھڑکا تھا۔ وہ یکدم گھبرا کر بولی۔ بلاج جیسے ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا اور اسے چھوڑتا فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ اپنی بدلتی کیفیت پر حیران اور پریشان سی واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔